इंडोनेशिया की तस्वीरें भूकंप आने के बाद। देखिए कैसे छात्राएं जो है वो भागी, उसके बाद सामान गिरना शुरू हुआ और पूरा स्कूल जमीन पर आ गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें एम्बियंस के साथ। और देखिए इंडोनेशिया में भूकंप आने के बाद कैसे बच्चे भागे थे और ये देखिए सब कुछ तहस नहस हो गया। बच्चे पढ़ रहे थे, उस दौरान अचानक धरती हिलने लगी। इंडोनेशिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद बच्चे एकाएक भागे अपनी जान बचाने के लिए। 150 से ज्यादा मौतें हुई है इंडोनेशिया में भूकंप के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। धरती जैसे ही हिलनी शुरू हुई बच्चे भागने शुरू हुए। 5.4 तीव्रता का भूकंप था और अचानक छात्राएं भागी है। पूरे स्कूल की छत सीलिंग नीचे गिर गई है आकर। ये इंडोनेशिया की हिला देने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि शहर शहर आखिर कितने आफताब हैं। दिल्ली में एक आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन सिर्फ एक आफताब नहीं, गलियों में न जाने कितने आफताब घूम रहे हैं जो 35, 36 और 40 टुकड़े करने जिनके लिए आम बात। सोशल मीडिया पर बुलंदशहर के एक शख्स का वीडियो वायरल है जो 35 और 36 टुकड़ों को जायज बता रहा, कह रहा वो भी ये कर सकता है। सुनिए जरा। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो 35 का 36 पे कर देता है। 35 का 36 पे कर देता है। जब आदमी का मुंह जाता ओवर मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कभी। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। सुना है देश का माहौल। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाल जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो 35 का 36 पे कर देता है। 35 का 36 पे कर देता है। जब आदमी का मुंह जाता ओवर मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कभी। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंद। तो आपने सुन लिया इस शख्स को। इसके लिए बड़ी सामान्य बात है 35 और 36 टुकड़े करना, और देश में ऐसे बहुत से आफ्ताब है। देखिए जरा, पिछले एक हफ्ते में न जाने कितनी मासूम लड़कियों के टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। दिल्ली के बाद लखनऊ में निधि को 4थी मंजिल से फेंक दिया सूफियान ने। आजमगढ़ में प्रिंस ने आराधना के 5 टुकड़े कर दिए और मथुरा में पिता ने सूटकेस में बच्ची की लाश फेंक दी। जबलपुर में गला रेत कर वीडियो पोस्ट किया अभिजीत ने। सीतापुर में शव के कई टुकड़े करके फेंक दिए गए। तो गली गली कितने आफ्ताब घूम रहे। आई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आफ्ताब को आज बैरक में ही, जज बैरक में ही आए आफ्ताब को बयान सुनने के लिए। आफ्ताब क्या कह रहा है, आज आफ्ताब की रिमांड के बाद जज पहुंचे आफ्ताब के बैरक के अंदर और वहीं बैरक में आफ्ताब ने एक सच बताया। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि कैसे आफ्ताब ने यह सच बताया है और जज से बातचीत में आफ्ताब ने क्या कहा है। अब देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं जब जज पहुंचे हैं तो क्या हुआ। ये आप देख रहे हैं, क्लोज लेकर आइए प्लीज। ये आप देख रहे हैं कि जिस वक्त बैरक में पहुंचे जज, साकेत कोर्ट के लॉकअप में लाकर आफ्ताब को रखा गया। कोर्ट के लॉकअप में था। जज अविरल शुक्ला ने आफ्ताब से उसका हाल जाना। उसके बाद आफ्ताब ने कहा पुलिस टीम सहयोग कर रही है, क्योंकि बाहर लेकर जाना बहुत मीडिया था, लोगों में गुस्सा है, वकीलों में गुस्सा है, इसलिए बाहर लेकर नहीं गए। साकेत कोर्ट की बैरक में थे, इसी में जज आए। किसी तरह का दबाव उस पर नहीं डाला जा रहा है। कोर्ट के सामने आफ्ताब ने एक बड़ा कबूलनामा भी किया। उसने कहा श्रद्धा के साथ उसने जो भी किया है गुस्से में किया है, यानी 35 टुकड़े गुस्से में कर दिए। हत्या के ज्यादा दिन हो जाने से कुछ चीजें याद नहीं, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी शिकार हो गया, भूल गया।
हालांकि आफताब ने हत्या की बात कबूल नहीं की है। जज से कहा है, खुद जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। उसने कहा आफताब की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है और आफताब को परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। यानी आफताब का परिवार अब तक जो गायब है, गुमशुदा है, वो आकर मिल सकता है। आफताब के फ्लैट से एक रफ साइट प्लान मिला है, यानी टुकड़ों को फेंकने का हिसाब भी रखता था आफताब कि 35 टुकड़े हैं, कौन सा टुकड़ा दिल्ली एनसीआर में किस जगह पर फेंका है, उसका भी मैप बना रखा था। कत्ल की साजिश का पूरा रफ नोट तैयार कर रखा था आफताब ने और इसी साइट प्लान में टुकड़ों के बारे में भी जानकारी लिखी आफताब ने इसमें हर छोटी बात का जिक्र किया। श्रद्धा के 35 टुकड़ों को कहां फेंका, इसकी जानकारी रफ नोट में थी। महरौली जंगल में रोज रात शव के टुकड़े फेंकता था जाकर। मैदानगढ़ी तालाब में श्रद्धा का सिर फेंकने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की 14 टीमें सबूत तलाश रही है इस वक्त। अब आइए, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, पहली बार टीवी पर आप सुनने जा रहे हैं आफताब के वकील। आफताब को वकील नहीं मिला, सरकारी वकील है। आफताब के वकील अविनाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ आज जज के सामने, सुनिए जरा। हमें जो सुनने में आ रहा है, और इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आधिकारिक तौर पे, कि उसने बोला है कि उसने श्रद्धा का खून किया और ये सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उसके गुस्से में मतलब काबू नहीं कर पाया वो, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई उसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने श्रद्धा का खून किया हूँ। हाँ, ये है कि वो प्रोवोकेशन का एक शब्द यूज किया कि वो बार बार प्रोवोक हो रहा था उनके पार्ट से, जो है विटनेस के पार्ट से, विक्टिम के पार्ट से। पर ऐसा उसने कोई कन्फेस नहीं किया कि मैंने कोई मर्डर किया है, या ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। पुलिस अभी भी सबूत तलाश रही है। पुलिस आफताब के घर पहुंच रही है। आफताब के घर जाकर पुलिस ने जो सबूत जुटाए वो भी मैं आपको थैलों में दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये कुछ और थैले जो बरामद हुए पुलिस को, ये वो थैले आप देख रहे हैं अब तक जो मिले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज कोर्ट में रिमांड कॉपी भी रखी पुलिस ने। उस रिमांड कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यह है पुलिस की रिमांड कॉपी। पुलिस ने रिमांड कॉपी में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ हड्डियों के हिस्से मिले। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जंगल में जौ मिला है, यानी जबड़ा, जंगल में जबड़ा मिला है। पुलिस खुद कह रही है कि उसे जबड़ा मिला है। तो क्या यह जबड़ा, रिमांड कॉपी में जबड़े का जिक्र है, क्या यह जबड़ा श्रद्धा का ही है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्रद्धा का अगर जबड़ा मिल गया है तो अब आगे की तैयारी क्या है। और पुलिस दावे से कह रही है कि यह श्रद्धा का जबड़ा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने जंगल से बहुत सी हड्डियां बरामद की हैं अब तक। आफताब के बताने पर जंगल से बरामदगी हुई है और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो रिमांड कॉपी मैंने आपको दिखाई, उस रिमांड कॉपी में दिल्ली पुलिस ने ही लिखा है 20 नवंबर को श्रद्धा का जबड़ा बरामद किया गया और महरौली जंगल से पुलिस ने इस जबड़े को बरामद किया था। अब स्थिति है कि पुलिस ने बरामद जबड़े को श्रद्धा का ही बताया है। जबड़े के जो हिस्से हैं इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। महरौली जंगल से अब तक 18 हड्डियां बरामद की गई हैं। बरामद हड्डियों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इस तरह की एफएसएल की लैब होती है जो आप देख रहे हैं। एफएसएल की लैब में ही डीएनए की जांच होती है। श्रद्धा के पिता के डीएनए से जो जबड़ा मिला है उसका मिलान किया जाएगा। इससे पता यह चलेगा कि ये जो हड्डियां हैं, क्या ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, ये पता चलेगा। अलग अलग हिस्सों की डीएनए जांच मुश्किल है। हर इंसान का डीएनए कई मामलों में यूनिक है। आपका डीएनए एक ही होगा, पूरी दुनिया में वैसा किसी का डीएनए नहीं होगा। इससे पिछली पीढ़ी की जानकारी डीएनए की मिलती है। आपके घर वालों का डीएनए आपसे मिलता जुलता होगा। डीएनए की जांच में 2 हफ्ते का समय लगता है और जल्द ही ये रिपोर्ट आ जाएगी। आइए मैं आपको सुनाता हूं कि किस तरह से आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। लेकिन श्रद्धा हमेशा आफताब के बारे में सोचती थी। आफताब को ड्रग्स लेता था। श्रद्धा चाहती थी आफताब ड्रग्स छोड़ दे। श्रद्धा आफताब की फिक्र कर रही थी और आफताब 35 टुकड़ों की तैयारी। सुनिए जरा एक्टर नजीर को, जो बता रहे हैं कि श्रद्धा आफताब के बारे में क्या सोचती थी। बॉयफ्रेंड के बारे में यही बताया कि वो ड्रग्स लेता है और उसे टॉर्चर करता है। उसका बॉयफ्रेंड जो है मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट ड्रग्स। वो स्मोकअप वगैरह कर रहा है।
तो वो चाहती थी कि उसे इस सब चीज़ों से बाहर निकालना, तो उसी मामले में वो बहुत डिप्रेशन में लग रही थी, सोच रही थी कुछ। ज़्यादा उनसे मेरी बात नहीं हुई, बस इतनी बात हुई थी मेरी उनसे। लेकिन पुलिस के हाथ, पुलिस घर पहुंची, पुलिस के हाथ कुछ बहुत बड़े सबूत लगे। बड़े सबूत क्या है? ये आफ्ताब का घर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब घर पर मीडिया पहुंची तो कुछ कपड़े सूख रहे थे, ये आफ्ताब के कपड़े हैं। ये वॉशिंग मशीन भी आप देख पा रहे हैं, घर में वॉशिंग मशीन, टेबल, ये आप देख रहे हैं, ये घर की हालत है आफ्ताब की। लेकिन जब पुलिस अब घर पहुंची तो पुलिस को एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मिली, जिससे यह साबित होगा कि आफ्ताब ने ही हत्या की, जिससे साबित होगा कि आफ्ताब ने किस तरह से प्लानिंग की और कैसे हत्या करने के बाद टुकड़े किए हैं शव के। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, आफ्ताब के बाथरूम में जब आप पुलिस पहुंची, आज मैं आपको बताऊं, ये बाथरूम देख रहे हैं, आफ्ताब के बाथरूम में जब पुलिस पहुंची, कई बार फ्लैट पर पहले पुलिस गई है, लेकिन कई बड़े सबूत फ्लैट से ही पुलिस को मिले और छतरपुर में आफ्ताब के फ्लैट में खून के धब्बे मिले। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, टाइल्स आप देख रहे हैं, टाइल्स जो आपको नजर आ रहा है, आफ्ताब के बाथरूम में पुलिस को खून मिला है। खून किसका खून है? बाथरूम के टाइल्स में खून के निशान मिले। टाइल्स का जो ज्वाइंट होता है, एक टाइल को दूसरा टाइल जोड़ता है, उस ज्वाइंट पे पुलिस को खून के धब्बे मिले। क्राइम सीन की जांच में यह बड़ी सफलता मानी जा रही। पहले किचन से भी खून के धब्बे बरामद हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सैंपल्स को, जो टाइल से सैंपल्स लिए हैं, इन्हें जांच के लिए भेज दिया है। बाथरूम में ही आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे शव के। हत्या के बाद श्रद्धा का शव बाथरूम में ही सबसे पहले रखा था और उसके बाद जब कुछ और गर्लफ्रेंड्स को वो घर पर लेकर आया तो बाथरूम से उठाकर शव को अलमारी में रख दिया। उसके बाद 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया शव को, लेकिन 1 घंटे तक शव को धोता रहा, उनके टुकड़ों को बाथरूम में ही। उसी दौरान ये छींटे टाइल्स पर लगे जब वो श्रद्धा के शव को काट रहा था। शव के टुकड़ों को पानी में खुला छोड़ दिया उसके बाद आफ्ताब ने, और जिससे खून फर्श पर जमने ना पाए। 20,000 लीटर पानी से धोया आफ्ताब ने शव के टुकड़ों को। सारे सबूत मिटाने की कोशिश में था आफ्ताब कि कोई सबूत ना रहे, लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। लेकिन अभी भी टाइल्स से खून के निशान मिले हैं, जो बता रहा है कि अगर ये खून के निशान, ये टाइल्स पर जो ब्लड सैंपल मिले, ये श्रद्धा के ही हैं, तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। श्रद्धा के दोस्त हैं राहुल रॉय, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया, और मुझे ये डर है मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका एफआईआर भी है, एफआईआर भी उसके अंदर घूमता, 2-3 लड़के कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है। आफ्ताब का पूरा परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन कहां है अभी परिवार कोई नहीं जानता। ये आफ्ताब के परिवार जहां रहता है वसई के घर में, वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आफ्ताब और श्रद्धा भी वसई में रहते थे। ये आप देख रहे हैं, परिवार गायब है, ताला लगा हुआ है। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि आफ्ताब को उनके पिता से मिलवाया गया था। आफ्ताब और पिता का आमना सामना हुआ था। हत्या के बाद पुलिस ने आफ्ताब को पिता के सामने बिठाया था। यह आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। श्रद्धा केस में आफ्ताब के पिता से पूछताछ हुई है। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब के पिता को बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली पुलिस ने सवाल जवाब किए। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के पिता से हत्या से जुड़े सवाल किए, आफ्ताब की मेडिकल हिस्ट्री पर भी सवाल किए गए और आफ्ताब के ड्रग्स के सेवन पर भी उनसे पूछा गया। किसी और नशे की जानकारी भी उनसे ली गई, क्या ये ड्रग्स लेता है, कौन से ड्रग्स लेता है, क्योंकि गांजा लेने के आरोप भी आफ्ताब पर लगे। श्रद्धा केस पर भी आफ्ताब के पिता से सवाल जवाब किए गए कि वो श्रद्धा को जानते थे, कब से जानते थे, उनके परिवार से किस तरह से जुड़ी रही, आफ्ताब मारता पीटता था, इससे जुड़ी क्या जानकारी है। आफ्ताब से भी पुलिस ने पिता की मुलाकात कराई है और अब तक आफ्ताब परिवार के लापता होने की खबर है कि परिवार कहां है कोई नहीं जानता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो आफ्ताब के पड़ोसी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आफ्ताब के परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में और आफ्ताब के बारे में। सुनिए सर।
वैसे वो लोग तो इतने सालों से रहते थे इधर, लेकिन कुछ खास नहीं, अपने अपने में ही सब, हमारा फ्लैट सिस्टम है तो ज़्यादा ऐसा आना जाना बोलना चलना ज़्यादा नहीं था। वैसे हमको 18 साल हो गया और उनको 19 साल हो गया, हमारे से 1 साल पहले आए थे। ये जो श्रद्धा है जिसके छोटे बाल थे, कभी आपने उसको देखा, कभी भी नज़र पड़ी उस पर? कभी 2 साल पहले ऐसा कुछ कभी कभी देखा, कभी ऐसे घर से बाहर निकलते, कभी बेल बजा कर अंदर एंट्री करते हुए ऐसा। अच्छा, अकेली आती थी या आफ्ताब लाता था? कभी अकेली देखा था, कभी आफ्ताब के साथ रहते थे, कभी मार्केट में देखा था ऐसे आते जाते। कभी मार्केट में भी? लेकिन वो पुरानी बात है, 1.5-2 साल पहले, ये लॉकडाउन के पहले की बात। लेकिन एक बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, आफ्ताब ने मर्डर का प्लान कितने शातिर तरीके से बनाया। आफ्ताब ने पहले श्रद्धा को मारा और उसके बाद ये आप देख रहे हैं आफ्ताब का घर है छतरपुर में, यहां वो सामान लेकर आया श्रद्धा की हत्या के बाद। अब मैं आपको एक्सक्लूसिव रसीद दिखाने जा रहा हूं, वो रसीद मैं दिखाने जा रहा हूं, जो रसीद ये बता रही है, ये वो रसीद है। आफ्ताब ने जो घर शिफ्ट किया, आफ्ताब ने जो घर शिफ्ट किया, ये उसकी रसीद है। रसीद साफ साफ कह रही है, ऊपर लिखा है आफ्ताब पूना वाला, वसई से दिल्ली लाया गया है, यह भी लिखा हुआ है इसमें। और क्या क्या लाया गया इसमें लिखा है, कपड़े लाए गए हैं, इसमें लिखा है वॉशिंग मशीन लाई गई और 20,000 रुपए का खर्च आया है इस दौरान। यह जो रसीद है ये बता रही है, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हत्या की श्रद्धा की 18 मई और सामान लेकर आया 5 जून को, यानी हत्या के बाद सामान लेकर आया। इसके पीछे बहुत शातिर दिमाग था, वो आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों उसके बाद लेकर आया पिलर ग्राफिक्स है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है, क्यों आखिर आफ्ताब ने यह षड्यंत्र किया। शातिर आफ्ताब की यह सबसे बड़ी साजिश है जिसके तरफ किसी का दिमाग नहीं जा रहा। श्रद्धा की हत्या के बाद 16 सामान शिफ्ट कराए इसने, वॉशिंग मशीन से लेकर बेड, टेबल और की शिफ्टिंग की गई। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट करवाया इसने। शिफ्टिंग के सारे डिटेल्स अब तक सामने आ चुके हैं, बिल भुगतान से लेकर सामान का नाम शामिल है। मूवर्स पैकर्स कर्मचारी का यह बयान अब सामने आया है। श्रद्धा केस में सवालों के घेरे में अब आफ्ताब का परिवार भी है। आफ्ताब के परिवार ने वसई का फ्लैट छोड़ दिया, उसके बाद दिवाली से पहले फ्लैट छोड़ दिया था वसई वाला, बेटे की नौकरी की बात कहकर चले गए थे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आफ्ताब ने जानबूझकर श्रद्धा की हत्या के बाद सामान शिफ्ट किया जिससे यह बता सके कि श्रद्धा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई, उसके बाद मैं अपना सामान लेकर आया हूं। यह थी उसके पीछे उसकी जहनियत। अब जरा सुनिए, जिसने इस पूरे सामान को शिफ्ट किया है, पैकर्स और मूवर्स, ट्रांसपोर्टर, वो बता रहा है सच। सुनिए उसको। तो इमीडिएटली वो बोलते हैं कि कौन पैकर्स मोर्स बोल रहे हो? मैं बोला हाँ जी मैं पैकर्स मोर्स से बोल रहा हूँ। बोलिए, बोले हमारा शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग करना है वसई से दिल्ली। मैंने बोला आप एड्रेस दीजिए, हमारा मार्केटिंग पर्सन जाएगा, विजिट करेगा, उसके बाद हम आपको कोड देंगे। उसके बाद बोलते एड्रेस दिया उन्होंने। दूसरे दिन सामान देखने के लिए गए, सामान देख के उनके बाद में फाइनल हुआ 28,000 कुछ रेट बोले। ठीक है, 28,000 कुछ रेट में उनका एक बाइक भी था, तो बाइक उन्होंने कैंसिल किया। बोला अभी कितना होगा, तो 20,000 में अपना डन हुआ। वहाँ से अपना सामान लिया, सामान लेके आया मीरा भाईंदर से हमने जो दिल्ली की गाड़ियाँ जाती है उसमें ट्रांसफ़र किया, तो सामान लेके दिल्ली वाले ब्रांच वाले लेके गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आफ्ताब जितना झूठ बोल ले, जो कुछ छिपाना है छुपा ले, ज्यादा दिन सच नहीं छुपने वाला। मैं क्यों कह रहा हूं? आफ्ताब को पुलिस अब तक हर जगह लेकर जा रही है। कभी बता रहा मैंने जंगल में कुछ फेंका, कभी तालाब में कुछ फेंका, कभी घर में कुछ है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है FSL, दोनों तस्वीर मिक्स करके दिखाइए। यह FSL है रोहिणी में दिल्ली के, जहां आफ्ताब का पॉलीग्राफ होना है, यानी आफ्ताब का जो झूठ है वो पॉलीग्राफ के जरिए पकड़ा जाएगा। आज भी आफ्ताब को डेमो पॉलीग्राफ के लिए लाया गया था और कल संभव है आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर दिया जाए। क्या होगा इसमें? आज भी आफ्ताब को लेकर आया गया झूठ पकड़ने की मशीन के सामने, उसमें क्या हुआ है यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का ट्रायल हुआ है आज। ये जो आपको नजर आ रहा है, रोहिणी की FSL लैब में जांच शुरू हुई।
आफताब की मौजूदगी में प्री पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, यानी आफताब का पॉलीग्राफी जो टेस्ट होना है, झूठ जो सामने आएगा उससे पहले एक और टेस्ट होता है जिसे प्री पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले सिस्टम का प्री एग्जामिनेशन किया जाता है। ये सारी मशीनें लगा के देखा जाता है सब सही से काम कर रही हैं, एक आइडिया मिल जाता है कि आफताब से क्या सवाल करने हैं, कैसे सवाल करने हैं, कैसे हैंडल करना है चीजों को। अलग होगा फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट, और वो जो टेस्ट होगा कल ये टेस्ट होने वाला है। खास मशीन और एक्सपर्ट्स की मदद से ये टेस्ट आफताब का किया जाएगा। आरोपी के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। इसमें आरोपी के सीने पर एक बेल्ट बांध दी जाती है, जो इस वक्त आपको बेल्ट नजर आ रही है आफताब के सीने पर। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इस मशीन से आरोपी के 4 से 6 पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं और इनमें पल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर से सच झूठ का पता चलता है। ये 3 चीजें, पल्स, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, इन तीनों में बदलाव से ग्राफ ऊपर नीचे होता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ग्राफ के मूवमेंट से अंदाजा लगता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ग्राफ में असामान्य बदलाव का मतलब है कि ये झूठ बोल रहा है। शातिर अपराधी इस टेस्ट से भी बच सकता है। हार्ट बीट को कंट्रोल कर वो झूठ बोल सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन आफताब जितना शातिर है, क्या वाकई पॉलीग्राफ और नार्को से कुछ निकल कर आएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन सुनिए जरा डॉक्टर संजीव गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जो पॉलीग्राफ और एफएसएल के जानकार हैं। सुनिए। पॉलीग्राफी टेस्ट सच उगलवाने का एक तरीका है, और जब कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। सर कितना समय लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट होने में? ये 1 से 2 दिन का समय लगता है। 1 से 2 दिन का। और रिपोर्ट कितने कब तक आती है? बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। ये केस है उनकी सबकी रिपोर्ट जल्दी ही कर दी जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होना है, संभवतः कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। दिल्ली के रोहिणी में कुछ और बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नार्को में कुछ और बड़ी चीजें निकलेंगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें राहुल गांधी के साथ ही होती हैं, और अब फिर एक खेल हो गया है। खेल यह हो गया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। लोगों ने कहा गुजरात चुनाव के लिए नहीं जा रहे हैं, आरोप लगाए तो राहुल गुजरात भी पहुंच गए। गुजरात में सूरत में प्रचार कर रहे थे। राहुल ने एक ट्रांसलेटर अपने पास रखा था, कांग्रेस के नेता भरत सोलंकी। राहुल गुजराती में, हिंदी में बोल रहे थे, वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे थे। हालत यह हो गई कि कांग्रेस के राहुल के अपने नेता को समझ नहीं आया राहुल क्या बोल रहे हैं, और राहुल का साथ छोड़कर भाग गए। फिर राहुल के साथ मंच पर खेल हो गया। देखिए जरा और सुनिए। एक कहानी बताना चाहता हूँ। आपने एक सरस बात याद कराई ने आपने केवा मांगू छू। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો 6-7 વર્ષનો, મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी, અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। ये देख रहे हैं आप, राहुल का साथ छोड़कर भरत सोलंकी चले गए। अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं आपका तो नेता भी साथ नहीं दे रहे। देखिए क्या लिख रहे हैं। गीता वर्मा लिख रही हैं, महान दार्शनिकों को समझना, ट्रांसलेशन करना तुच्छ मानवों के बस की बात नहीं है। विक्रम शर्मा लिख रहे हैं, ये वाउला बाबा है, अच्छे अच्छों के पसीने निकाल देते हैं। जितेश प्रताप सिंह लिख रहे हैं, भारत मां का कोई ऐसा लाल नहीं जो राहुल को ट्रांसलेट कर सके। अरविंद सिंह राजपूत ने लिखा, इतिहास में लिखा जाएगा सबका ट्रांसलेटर होता है, राहुल का ना हुआ है ना होगा, ऐसे महान थे राहुल गांधी। अमन रॉय लिख रहे हैं, अरे राहुल जी उसे किताब नहीं फोटो एल्बम कहते हैं। चंदन सिंह लिख रहे हैं, राहुल की हिंदी का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। प्रमोद जोशी लिख रहे हैं, भरत भाई को समझ नहीं आया, किताब कहूं या फिर कुछ और। राहुल बंसल लिख रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी के हितैषी राहुल हैं, जहां प्रचार करते हैं बीजेपी जीत जाती है। राम खिलावन ने लिखा, राहुल को गुजराती नहीं आती, सोलंकी को हिंदी नहीं आती।
कुछ इसी तरह बीजेपी आगे निकलती हुई। प्रिंस श्रीवास्तव ने लिखा, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दादी ने क्या दिया, किसी को क्या लेना देना है। हर्ष कुमार लिख रहे हैं, अशोक जी इनको देखिए, सोचिए देश को मोदी की जरूरत क्यों है। प्रकाश पांडे ने लिखा, किसी ने बताया नहीं, गुजराती हिंदी नहीं समझते, वैसे भी कॉमेडी हिंदी में ही अच्छी लगती है। प्रशांत शर्मा ने लिखा, राहुल जी भरपूर मनोरंजन कराते हैं। राम श्रीवास्तव ने लिखा, राहुल जी को कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता। अमन त्रिपाठी लिखते हैं, खुद के नेता समझ नहीं रहे हैं, जनता क्या समझेगी। योगेंद्र ने लिखा, आज भी वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। आइए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, सुनवाने जा रहा हूं, गुजरात से पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है, सुनिए जरा। एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत उसको बोलो, अब राष्ट्रगीत। तो राहुल जब राष्ट्रगीत के लिए कह रहे थे तो नेपाल का राष्ट्रगान चल रहा था, और यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले न जाने कितने प्रचार में राहुल के साथ ऐसा हो चुका है। देखिए जरा रिपोर्ट। And we have all heard these grand promises. We have all heard. Yes. जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनके नेता। ये पहला या दूसरा वीडियो नहीं जिसने खेल कर दिया। राहुल के ऐसे अनगिनत वीडियो मौजूद हैं। तमिलनाडु में प्रचार के दौरान राहुल ने अंग्रेजी में भाषण दिया। हम तमिलनाडु के लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन राहुल की बात उनका ट्रांसलेटर भी नहीं समझ पाया और तमिल में अनुवाद करते हुए बोला, नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के लोगों के दुश्मन हैं। That is why we respect the people of Tamil Nadu. नरेंद्र मोदी तमिल मकुड़े यदरी। राहुल की बात उनके अपने लोग ही नहीं समझ पाते। राहुल एक मंच से बोल रहे थे और ट्रांसलेटर को फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി अनिल अंबानी के അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി। इसके साथ ही राहुल ने जब अनिल अंबानी पर हमला बोलते हुए कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी ने कभी जिंदगी में एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, तो उनके ट्रांसलेटर ने कह दिया कि अनिल अंबानी ने कभी सच नहीं बोला। He has never made an aircraft in his entire life. He has never made an aircraft in his life. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ। राहुल को जब उनके नेता नहीं समझ पाते तो देश की आवाम भला कैसे समझेगी। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 10 लाख। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और उस पर प्रधानमंत्री चल भी रहे हैं। आज हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। इससे पहले दे चुके 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जानी है। जरा रिपोर्ट देखिए। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छप्पर फाड़ नौकरी देने की शुरुआत कर दी है। युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार सुपर एक्टिव है। तो नया एम्प्लॉयमेंट आया, बहुत अच्छा है। युवाओं को बहुत नए नए अवसर मिलेंगे, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। मोदी जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सभी के लिए, धीरे धीरे सभी को नौकरियां मिलेंगी। मोदी सरकार 2 महीने में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांव से लेकर शहर तक युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार अब ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और सबको नौकरियां मिलेंगी और सब शिक्षित होंगे। जो सोच है मोदी जी की 1 नंबर है, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। मोदी जी नंबर 1 है। जिस रफ्तार से मोदी सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, उससे साफ है कि पीएम मोदी जो कहते हैं
उसे पूरा करके रहते हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, कई हजार को मिल चुकी है ये दूसरी किस्त थी। आज कितने लोगों को नौकरी दी गई है ये आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। युवाओं से 10 लाख नौकरी का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जून में प्रधानमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया था। सभी मंत्रालय विभागों में भर्ती का निर्देश दिया गया। नौकरी देने के लिए मिशन मोड में सरकार पहुंच चुकी है। अगले साल तक 10 लाख का टारगेट पूरा करना है और पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने यह ज्वाइनिंग लेटर दिए थे। दूसरे चरण में यानी आज 71,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। देश भर के 45 शहरों के युवाओं को यह नौकरियां मिली हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 24,000 नौकरी दी गई हैं। इसके अलावा शिक्षक, लेक्चरर, नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्तियां हुई हैं। फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के पदों पर नौकरियां मिली हैं। सर्विस निर्यात के मामले में भारत बड़ी शक्ति बनेगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा। भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और देश में 80,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। यह देश के युवाओं की शक्ति को दिखाता है। गांव और शहर के युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा पीएम मोदी को सुनिए। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को नौकरी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल जब एक्टिविस्ट थे अन्ना के साथ, सियासत में आए ये कहकर कि मैं पूरी सियासत बदल डालूंगा। लोगों को लगा वाकई ये आदमी एक बड़ा चेंज लेकर आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, साफ सुथरे नेता दिखाई देंगे। लेकिन जो केजरीवाल ने कर दिया है, क्या वाकई बदल दी है? आपकी मसाज कथा सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा इन तस्वीरों पर। यही सियासत बदलने आए थे अरविंद केजरीवाल कि जेल में नेता को चंपी और मसाज मिलेगी। अगली तस्वीर दिखाइए। उनके मंत्री, और अफसोस दुर्भाग्य देश का यह है कि यह शख्स अभी भी मंत्री है। जेल गया, गिरफ्तार हुए, आरोप लगे, चंपी करवा रहा है, रेपिस्ट से चंपी करवा रहा है, लेकिन फिर भी मंत्री है। केजरीवाल ने वाकई सियासत को बदल दिया और इस स्तर पर पहुंचा दिया। यह रिपोर्ट देखिए जरा। हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था। दिल्ली में सुख सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे भी किए थे। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के सपने भी दिखाए थे। लेकिन दिल्ली वर्ल्ड क्लास बनी हो या नहीं, साहब ने दिल्ली को थाईलैंड जरूर बना दिया, जो दुनिया भर में अपने मसाज पार्लर के लिए मशहूर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा भी माना जाता है। आपको याद होगा जब केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज वाला सच बाहर आया था, तब केजरीवाल ने भी बचाव किया था और इसे फिजियोथेरेपी बताया था। में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। केजरीवाल के मंत्री ने 2 कदम आगे जाकर चेहरे पर भाव भंगिमा बनाते हुए क्या क्या नहीं कहा था। डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है
कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। लेकिन थेरेपिस्ट के रेपिस्ट होने की सच्चाई जब सामने आई तो न तो केजरीवाल का पता है और न ही मनीष सिसोदिया का। बीजेपी हमलावर है और देश की सियासत बदलने आई पार्टी बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने देखा कितनी संजीदगी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बता रहे थे, और वो चिट्ठी, वो लेटर दिखा रहे हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें बता रहे हैं कि थेरेपी करवानी। और थेरेपी किससे करवा रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूं कि रेपिस्ट से थेरेपी करवा रहे थे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, तस्वीर भी देखिए, केजरीवाल जी भी घर पर देख रहे होंगे। मसाज करने वाले का नाम है रिंकू। ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है, ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। रिंकू बलात्कार के केस में ही जेल में बंद है। रिंकू पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। रिंकू पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, लेकिन मंत्री जी तो मसाज करवा रहे हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। रिंकू पर सेक्शन 376, 506, 509 में केस दर्ज है। पिछले 1 साल से रिंकू जेल में बंद है। मंत्री जी को भी इतना ही टाइम हो गया, तो रिंकू से मसाज ले रहे हैं। ये अपॉइंटेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनको मनीष सिसोदिया ने या केजरीवाल सरकार ने अपॉइंट किया, जिनको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं जो फिजियोथेरेपी करते हैं डॉक्टर, उन्हें सुनिए। जो चंपी करवा रहे थे सत्येंद्र जैन, ये वाकई फिजियोथेरेपी है या अपने ही जाल में फंस गई है आम आदमी पार्टी? 1 गुना छिपाने के लिए 10 गुना और 10 झूठ बोल रहे हैं। सुनिए। We can say that the session going on was not physiotherapy. It is a way of degrading physiotherapy. We strongly condemn this act and we want that minister or whoever should apologize for that. आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो तमाशा हुआ है, इसके बाद अब केजरीवाल कटघरे में, पूरी सरकार कटघरे में। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, आप राजनीति को पुनर्परिभाषित कर रही है आम आदमी पार्टी। पॉक्सो का आरोपी और फिजियो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुक मंत्रियों, शराब लॉबी ने शासन पर कब्जा कर लिया है। अलका लांबा ने लिखा है, डूब मरो केजरीवाल, बच्चियों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे। बीवी श्रीनिवास, अध्यक्ष युवा कांग्रेस, लिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया सही थे, मालेशिया एक फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट उन्होंने लिखा था। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने कहा, अन्ना आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उन्हें राजनीति में नहीं जाना है, आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। दिल्ली लंदन तो नहीं बन सकी, लेकिन थाईलैंड स्पा जरूर बन गया है। शहजाद पूनावाला ने लिखा, अच्छा तो ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, जैन को मसाज देने वाला रेपिस्ट था। शॉकिंग, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव क्यों किया, फिजियोथेरेपिस्ट की बेइज्जती क्यों की। सुनिए जरा, लोग दिल्ली के क्या कह रहे हैं। दिल्ली के लोगों का मजाक बन गया दरअसल। वो देख रहे हैं एक शख्स जेल में है, ऐसी हरकत कर रहा है, और वो उनका मंत्री भी है दिल्ली का। सुनिए जरा दिल्ली के लोगों। हाँ, मैंने देखा था, वो मसाज तो नहीं लगा था, वो तो अच्छे बड़े पैर वैर दबा रहे थे उनके बढ़िया से। और वो अगर रेप के आदमी है तो वो गलत है। ये तो वो लोग आम आदमी है, लेकिन दिखता तो कुछ और ही है। खास दिखते हैं बहुत ही ज्यादा। वो जेल तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि बस होटल जैसे रूम में और बंदा आराम से ऐश कर रहा है। इतने बड़े वो हो गए कि फिजियोथेरेपी वाला उनके लिए जेल पहुंच गया। जिन लोगों को थोड़ा सा पेट में दर्द होता है उनको दीनदयाल लाया जाता है, और उनके लिए फिजियोथेरेपी वाला हॉस्पिटल पहुंच गया। फिजियोथेरेपी तो एक वहाँ पे सुविधा का केंद्र बना लिया इन्होंने जेल को, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये क्रांतिकारी जिनको बता रहे हैं क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी वाकई में जो देशभक्त हैं उनके नाम पे अपने आप को कैश करा रहे हैं। सब बकवास है, ये जो बोलता है सब झूठ है, कोरा झूठ है। ये पब्लिक समझ गई है। अब की बारी इनका पता साफ है। पिछली बार तो शायद ले गए थे गलती से, क्योंकि धोखे से ले गए थे, मगर अब की बार इनकी सफाई पक्की निश्चित है। जैन पैर दबा रहा, मसाज करा रहा, वो फिजियोथेरेपी एक अलग पार्ट होता है। फिजियोथेरेपी पैर दबाना नहीं होता भाई। मसाज हो रही है, टीवी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, जनता को दिख नहीं रहा है क्या? केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं सारा इंडिया फ्री कर दूंगा, पूरे इंडिया में सब कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री का मतलब ये थोड़ी है कि
वहाँ भी सारा तिहाड़ जेल में सारा फ्री कर दिया तुमने। सर मसाज और फिजियोथेरेपी ना हमने भी देखी है। फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ पे जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर एक है सेंटर, वहाँ पे फिजियोथेरेपी कपड़े पहना के होती है, बुजुर्गों की होती है, जिनके नसों में दिक्कत होती है ना उनकी होती है। बहुत गलत है ये, दिल्ली को थाईलैंड बना दिया है, क्या मसाज पार्लर बना कर रखा है जेल को, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। वीआईपी कल्चर थोड़ी ना है ये। पहले तो खुद केजरीवाल बोलते थे कि वीआईपी कल्चर बंद करो बंद करो बंद करो, और उन्हीं के मंत्री अभी वीआईपी कल्चर लेके चल रहे हैं। भ्रष्ट और भ्रष्टाचार का इन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तो जो मसाज करता हुआ है, मसाज का तो एक छोटा सा फोटो वायरल हुआ है, अंदर जेल में क्या क्या हो रहा है वह तो इस जनता खुद ही समझ रही है और सब देख रही है। बहुत गलत बात है। जस्ट बिकॉज अगर वो किसी चीज़ की सज़ा काट रहे तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? और भी जेलर्स हैं, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, खास करके ऐसे गलत कामों की। सब लोग ही एक चीज़ की सज़ा काट रहे हैं तो एक को इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है जेल में रह के, तो फिर वो फायदा। दिल्ली के लोगों को आपने सुन लिया, यही दिल्ली के लोग वोट भी करने वाले हैं एमसीडी में। देख रहे हैं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं, मंत्री जेल में। अब जरा सुनिए, इस पर सियासत भी हो रही और हद यह है कि जेल में मसाज हो उस पर डिप्टी सीएम सफाई देते हैं। थेरेपिस्ट रेपिस्ट निकल आए उस पर गोपाल राय जैसे मंत्री आकर सफाई देते हैं। सुनिए जरा गोपाल राय क्या कह रहे हैं और गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। वीआईपी कल्चर तो एक बात है, किस तरह से एक मंत्री जिसको अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, कानून की अनदेखी करता है, उसे तार तार करता है और एक अभियुक्त को बुलाता है अपने सेल में, और वो अभियुक्त वो है जिसके ऊपर आप आरोप है कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। यह कैसे संभव हुआ? यह केवल तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को खुली छूट देते हैं। और अब आपको दिखाते हैं जो कुछ हो रहा है। केजरीवाल ने इसी तरह की सियासत बदलनी थी। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं। केजरीवाल के नेता देख रहे हैं आप, मसाज करा रहे हैं जेल में। जब केजरीवाल के नेता के घर छापे पड़े तो केजरीवाल उन्हें क्या बता रहे थे? अरे भाई ये तो कट्टर ईमानदार है। जब केजरीवाल के इस नेता की गिरफ्तारी हो गई तो केजरीवाल कह रहे थे इसे तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब केजरीवाल का ये नेता जेल भेज दिया गया तो भगत सिंह से तुलना कर रहे थे, तो भगत सिंह है। जब केजरीवाल का नेता मसाज कराते पकड़ा गया तो कह रहे हैं ये तो बीमार है और करा रहा था चंपी। जब थेरेपिस्ट जो था रेपिस्ट निकला तो कह रहे हैं एमसीडी चुनाव दरअसल बीजेपी हारने वाली है, इसलिए ये आरोप लगा रही। अब ये सच क्या लोगों को समझ नहीं आएगा जो केजरीवाल ने कहा है? अब जरा सुनिए केजरीवाल ने कब कब क्या क्या कहा है, वो सुनिए। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगे। सत्येंद्र जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम है। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो। सत्येंद्र जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। अब देखिए कैसे तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल ने थाईलैंड बना दिया है। यह आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों। यह आप देख रहे हैं केजरीवाल के कट्टर ईमानदार भगत सिंह और भारत रत्न सत्येंद्र जैन की सच्चाई जानने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये थाईलैंड की तस्वीरें। थाईलैंड जिसे दुनिया का मसाज सेंटर कहा जाता है, जहां लोग ऐश करने जाते हैं, जहां मसाज करने वाले लड़के लड़कियां सड़कों पर ही मिल जाते हैं। इसे दुनिया में अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की करतूत के बाद अब लोग दिल्ली और तिहाड़ जेल की तुलना थाईलैंड से करने लगे। लोग ये कहने लगे कि जिस केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का वादा किया, उन्होंने लंदन और पेरिस भले न बनाया हो, दिल्ली को, तिहाड़ को थाईलैंड जरूर बना दिया। दरअसल ये लोगों की नाराजगी है, केजरीवाल के प्रति गुस्सा है।
केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गुस्से का इजहार है, क्योंकि केजरीवाल और उनके मंत्री ने जिस तरह से तिहाड़ जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाई वो हैरान करने वाला है। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार ने सत्येंद्र जैन का खुलकर बचाव किया और कैमरे पर आकर सफेद झूठ बोला। दरअसल यह गुस्सा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से नाराज लोगों को केजरीवाल ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। लगा था कि केजरीवाल वाकई देश बदलना चाहते, देश की सियासत बदलना चाहते, लेकिन चंद सालों में चेहरे सबके बेनकाब हो गए। अब आप ही बताइए कि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, कौन देखकर कहेगा कि तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यही कहा और उन्हें लगा कि दुनिया उन पर भरोसा भी कर लेगी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, जब केजरीवाल के थेरेपिस्ट रेपिस्ट निकला, तो अब ना तो केजरीवाल दिख रहे हैं और ना ही उनके बड़े बड़े मंत्री नजर आ रहे हैं जो हर 1-2 घंटे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहते थे। दरअसल आम आदमी पार्टी की सियासत का स्टाइल ही यही है, जब भी वो फंसते हैं तो सवाल दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। सिसोदिया पर आरोप लगे तो केजरीवाल की पार्टी ने कहा देश भर में केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। सिसोदिया के अगर छापे पड़े तो कहा कि बीजेपी गुजरात में हार रही है। और अब जब सत्येंद्र जैन का सच सामने आया तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है और सब समझती भी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं और कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, एक उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। सत्येंद्र जैन की कोई फिजियोथेरेपी नहीं हो रही थी और वो जो व्यक्ति को सत्येंद्र जैन का खास सेवादार बनाया गया है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो तो रिंकू है जिसने एक छोटी लड़की का बलात्कार किया और सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है। एक बलात्कारी को आपने सत्येंद्र जैन का खास सेवादार बना के रखा हुआ है। और आइए, पार्टी के मंत्री क्या करवा रहे हैं ये तो देख लिया आपने, नेता क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक ये नेता है, ये चढ़ गया था खंबे पर, पोल पर और टिकट मांग रहा था। इसका कहना है कि करोड़ों रुपए लेकर आम आदमी पार्टी टिकट बांट रही है। ये आप पर उन्हीं के नेता ने आरोप लगाया और खंबे से, पोल से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं आज की तस्वीर है। कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, आपस में ही धक्का मुक्की हो गई। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी आज की तस्वीर है। टिकट बंटवारे में ये हाल है, जूतम पैजार चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जहां विधायक भी पिट गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये विधायक को पकड़ के, ये देख रहे हैं विधायक की पिटाई हुई है बेरहमी से। ये आप देख रहे हैं लोग मार रहे हैं। ये जो पिटाई हो रही है ये बता रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की हालत क्या है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर और कार्यकर्ताओं के बीच। सुनिए जरा गोपाल राय क्या कह रहे हैं। 2500 कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जमा किए थे, 250 को टिकट मिला, तो बहुत सारे लोगों के मन में नाराजगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मुद्दाविहीन है कि प्लान्ड वे में कल हमला कराया जाता है और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कहे जाते हैं और थाने में पहुंचता है भाजपा का नेता। आज की एक और बहुत बड़ी खबर, दर्दनाक खबर जो पिछले दिनों आई। एक लड़की की बॉडी, शव ब्रीफकेस में मिला था, आपको याद होगा। लव मैरिज की तो मार डाला। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आयुषी है। आयुषी ने शादी की, कुछ दिन बाद शादी के आयुषी का जो शव है, बॉडी ब्रीफकेस में मिली। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रीफकेस रखे हुए, इस ब्रीफकेस में इसकी बॉडी मिली। बॉडी किसने फेंकी, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और आप जानते हैं पकड़ा कौन गया? आयुषी के पिता ने आयुषी की हत्या करके उसका शव इस ब्रीफकेस में रख के बीच सड़क पर रख दिया। यह आयुषी के पिता है। आयुषी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि अब पूरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में परिवार रहता है, ब्रीफकेस मथुरा में मिला है। देखिए जरा, 150 किलोमीटर दूर दिल्ली में पिता ने हत्या की। 4 घंटे तक पिता इधर उधर घूमता रहा। मथुरा में जाकर बड़े भाई के ब्रीफकेस में जो बेटी की बॉडी रखी थी वो वहां पर वो जाकर फेंका है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हत्या क्यों की पिता ने। लव मैरिज की तो मार डाला। ये आप ब्रीफकेस देख रहे हैं, ऐसा ही ब्रीफकेस। 1 दिसंबर को आयुषी का बर्थडे था, यानी चंद रोज बचे इसके जन्मदिन में। जन्मदिन से पहले ही इसकी हत्या कर दी पिता ने। आयुषी के पिता ने गोली से मार दिया बेटी को। मां पिता ने मिलकर बच्ची की लाश ठिकाने भी लगाई। आयुषी की लव मैरिज से उसका परिवार नाराज था। गैर जातीय लड़के से आयुषी ने शादी की थी। पिछले 1 साल से घर में इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। सोचिए, शादी हो गई, उसके बाद पिता ने मार डाला। घर के लोग पति से मिलने से मना करते थे आयुषी को। घर वालों की मर्जी के बिना आयुषी मिलती थी और गुस्से में पिता ने आयुषी के सिर में और सीने में गोली मार दी। दिल्ली के बदरपुर में स्थित घर में उसकी हत्या कर दी और मर्डर के बाद दिन भर लाश घर में पड़ी रही। इसके बाद आयुषी की लाश को पिता ने सूटकेस में रखा। रात में लाश को देवरिया ले जाने की तैयारी थी कि देवरिया जाकर फेंकेंगे। कार में माता पिता ने शव वाला सूटकेस उठाकर रखा और देवरिया जाते समय लाश मथुरा में बीच में फेंक दी। 18 नवंबर को पुलिस को सूटकेस में शव मिला। खुद पुलिस ने हत्या आरोपियों पर केस किया। 20,000 मोबाइल सर्विलांस पर लगाए। सोचिए, इस इलाके से जितने मोबाइल गए, यानी आसपास जहां सूटकेस फेंका गया, 20,000 मोबाइल निशाने पर थे। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने। इसी दौरान एक सीसीटीवी में आयुषी का परिवार नजर आया। कार में पिता नितेश लाश ले जा रहा था, वो नजर आया। इस कार में आयुषी की भी मां मौजूद थी उस वक्त और आरोपी माता पिता को उसके बाद जेल भेज दिया गया है। तो ये आयुषी के परिवार वालों को मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक तस्वीर आयुषी के मां और पिता, ये मां को आप देख रहे हैं, ये पिता को देख रहे हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयुषी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन पिता की जहनियत और पिता ने जो हॉरर किलिंग की है उसकी वजह से आयुषी अब इस दुनिया में नहीं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों से। सबसे बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत यहां पर कर रहा है और इसी वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। मसाज करने वाले पर बड़ा खुलासा जहां हमने किया है, वहीं अब मसाज करने वाले का नाम जो है वो रिंकू है। रिंकू नाम का ये शख्स है जो पॉक्सो एक्ट में केस उस पर दर्ज है। रिंकू पर आईपीसी की 376, 506 और 509 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है, जिसके चलते वो जेल में बंद है। जो ये सबसे बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है।